नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी टर्म्स इन इंग्लिश, यानी कि जी इंग्लिश में जो लिटरेरी टर्म्स यूज़ की जाती हैं उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए लैंग्वेज को, उनको हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो ये जो भी बच्चे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वेदर इट इज़ स्क्रीनिंग, KVS, NVS, ठीक है, या DSSB में तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी टर्म इसके अंदर यूज़ हुई हैं उनको विद डेफिनेशन आई विल एक्सप्लेन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिवाइस कोल्ड बाय विच नॉन ह्यूमन और नॉन लिविंग नेचर इज क्रेडिटेड विद ह्यूमन इमोशंस। यानी कि नॉन ह्यूमन और नॉन लिविंग नेचर को, स्पेशली नेचर को इसके अंदर दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है? विद ह्यूमन इमोशंस, विद ह्यूमन फीलिंग्स, ऐसे दिखाया जाएगा। जैसे कि ओड टू मेलैंकोली होता है। ओड टू मेलैंकोली है, किसका है? जॉन कीट्स का जो है एक ओड है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास क्या किया हुआ है? क्लाउड्स को दिखाया हुआ है। मेलैंकोली, उसमें क्लाउड्स को दिखाया हुआ है। क्लाउड्स क्या है? ये इट इज़ रिलेटेड टू नेचर ना, लेकिन नेचर से रिलेटेड ही है और ये नॉन लिविंग है और उसको विद फीलिंग्स दिखाया हुआ है। वो वीपिंग करता है, सैड होता है, उस तरीके से। तो वो होता है हमारे पास पैथेटिक फॉलेसी। क्या होता है? पैथेटिक फॉलेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका रहेगा, स्क्रीनिंग में बहुत बार ये पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। यहाँ तक अपना एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ पे देखो इसने क्या किया है? अथॉरिटी जो क्या है, एक ऐसी चीज़ है जिसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप कह सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? इसको एज अ ह्यूमन बीइंग शो किया है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है पैथेटिक फॉलेसी और पर्सोनिफिकेशन में। तो यहाँ पे कौन सा हो गया? पर्सोनिफिकेशन हो गया। क्या डिफरेंस हो जाता है? वहाँ पे सिर्फ हम क्या करते हैं? ह्यूमन इमोशंस की बात करते हैं पैथेटिक फॉलेसी में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं? नॉन लिविंग थिंग को कंप्लीटली ह्यूमन बीइंग की तरह शो कर देते हैं, ठीक है, यानी कि लिविंग की तरह शो कर देते हैं। तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। आप इसको ध्यान रखेंगे, डिफ्रेंशिएशन को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द टर्म्स ओनोमेटोपोइया एंड ऑक्सीमोरॉन केम फ्रॉम। देखिए ये दोनों ही टर्म आगे जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। फिलहाल के लिए हमें क्या समझना है कि ये दोनों ही टर्म कहाँ से ली गई हैं। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा ग्रीक। ये ग्रीक से उठाई हुई टर्म्स हैं। ऑलमोस्ट द होल ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री इज डोमिनेटेड बाय, यानी कि जो मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री लिखी गई हैं ज़्यादातर कौन से मीटर में लिखी गई हैं, इसमें से हमें बताना है। तो इसमें हमारे पास रहेगा आइयम्बिक पेंटामीटर। क्या रहेगा? आइयम्बिक पेंटामीटर। अब आइयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? ये जो हम पोइट्री लिखते हैं उसके अंदर एक जो हमारे पास लाइन हो जाएगी, ठीक है, उस लाइन के अंदर 5 मेट्रिकल फीट आते हैं, ठीक है। यानी कि हम ये कहते हैं कि एक जो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है उसको स्ट्रेस्ड सिलेबल जो होता है फॉलो करता है। तो ये हमारे पास आइयम्बिक हो जाता है और ये एक लाइन में हमें 5 बार मिलेंगे, इसलिए हमारे पास इसको पेंटामीटर कह देते हैं, ठीक है। तो क्या रहेगा? आइयम्बिक पेंटामीटर रहेगा। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, अ लाइन ऑफ वर्ड्स with 5 metrical feet each consisting of one short syllable followed by one long syllable। एक शॉर्ट सिलेबल होता है, उसके बाद एक लॉन्ग सिलेबल आता है। मतलब क्या होगा? एक अनस्ट्रेस्ड रहेगा और वो फॉलो करेगा स्ट्रेस्ड सिलेबल से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा? ये आइयम्बिक हो जाता है, 5 रहता है, इसलिए आइयम्बिक पेंटामीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वॉज नेवर शोन। तो ये क्या हो गया कि ऐसा प्यारा फ्लावर आज तक धरती पे कभी दिखा ही नहीं। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे हम इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, और जब हम कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, एग्जैजरेट करते हैं, इन दैट केस वी आर गोइंग विद हाइपरबली। किसके साथ जा रहे होते हैं? हाइपरबली, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार के साथ जा रहे होते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो रहेगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हाइपरबली करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट एड्रेस ईदर टू एन एब्सेंट पर्सन और टू एन एब्स्ट्रैक्ट और इनएनिमेट एंटिटी। अब यहाँ पे क्या हो गया? जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, डायरेक्टली एड्रेस करते हैं, तो वो कभी वो प्रेजेंट भी हो सकता है और कभी एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। तो आपको समझ लेना है कि वाइल वी आर एड्रेसिंग समवन और समथिंग, तो उसमें हमारे पास हम एपोस्ट्रोफी यूज कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो अ लिटरेरी टर्म। नेक्स्ट देखिए, पन। पन इज अ प्ले ऑन वर्ड्स दैट इज सिमिलर
देखो हमने हिंदी में एक अलंकार सुना होगा जिसको हम यमक अलंकार कहते हैं। उसमें क्या होता है कि दो वर्ड्स होते हैं, दोनों वर्ड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन उन दोनों का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो टू वर्ड्स हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स, वो हमारे पास क्या होता है, पन होता है। ठीक है, तो क्या रहेगा, इन साउंड बट डाइवर्स इन मीनिंग। तो हो गया, साउंड में क्या होता है, सिमिलर, यहां से हम इसको रिलेट करा देंगे ना, दैट इज सिमिलर इन साउंड बट डाइवर्स इन मीनिंग। तो हमारे पास क्या हो गया, वो पन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स शो ऑक्सीमोरॉन। अब यहाँ पे इसने पूछा है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो ऑक्सीमोरॉन को शो कर रहा है। स्वीट पेन, रिवर्स ऑफ ब्लड, चैटर चैटर, ओ डेथ। देखो ओ डेथ में वो क्या कर रहा है, संबोधन कर रहा है, किसी को एड्रेस कर रहा है, इसलिए हमारे पास वो क्या हो गया, एपोस्ट्रोफी हो गया। ठीक है, एपोस्ट्रोफी इसमें है नहीं। चैटर चैटर जो होता है वो साउंड से रिलेटेड होता है, एंड वेन एवर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट साउंड इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ओनोमेटोपोइया। ठीक है, जब भी हम किसके बारे में करते हैं, किसी साउंड के बारे में करते हैं तो ओनोमेटोपोइया होता है। रिवर्स ऑफ ब्लड, ब्लड की रिवर, ये बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति कर दिया, क्योंकि ब्लड जो होता है वो रिवर्स में अगर आ गया तो इसका मतलब पता नहीं कितना ज़्यादा ब्लड शेड वहाँ पे होगा, तो ये कभी होता नहीं है एक्चुअल में, इसलिए इसमें हाइपरबली हो जाता है। तो ये हमारे पास नहीं हुआ, तो कौन सा बच गया, स्वीट पेन। यानी कि पेन क्या कभी स्वीट होता है, नहीं होता है। तब जब दो अपोजिट वर्ड्स हमारे पास इकट्ठे आते हैं, अपोजिट वर्ड्स, ठीक है, एक ही लाइन में आते हैं और साथ साथ आते हैं एक दूसरे के आगे पीछे, तो वो होता है हमारे पास ऑक्सीमोरॉन। क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन। इसको हम डेफिनेशन में किस तरीके से समझ सकते हैं कि द एसोसिएशन ऑफ टू कॉन्ट्रेरी टर्म्स, एसोसिएशन ऑफ टू कॉन्ट्रेरी टर्म्स एज इन द एक्सप्रेशन, जैसे कि सेम डिफरेंस और वाइज फूल, जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पे वाइज फूल। अब देखो कोई ऐसा भी है जो बुद्धिमान है और वो फूल भी है, तो ये दोनों क्या होगी, कॉन्ट्रेरी टर्म्स हो गई ना। इन दैट केस वी आर गोइंग विद ऑक्सीमोरॉन, तो स्वीट पेन हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। Which figure of speech is employed in this line? O wild west wind, thou breathe of autumn's being। अब जब हम दो बोल रहे हैं, दो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये काफ़ी पुरानी हमारे पास लैंग्वेज हो जाती है इंग्लिश की, जिसके अंदर जो है फ्रेंच वगैरह जो है मिक्स हुआ करती थी। तो इसमें हमारे पास दो का मतलब होता है योर। ठीक है, योर ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, ओ वाइल्ड। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसने बोला है कि ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, ओ मतलब कि क्या कर रहा है, एपोस्ट्रोफी तो इसके अंदर जा रहा है, लेकिन वी विल गो विद द होल सेंटेंस, हम पूरी सेंटेंस के साथ जाएंगे। योर ब्रीथ यानी कि तुम्हारी ब्रीथ, किसके बारे में, वेस्ट विंड। तो वेस्ट विंड तो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, और जब नॉन लिविंग थिंग है हमारे पास, क्या कर दिया, उसको एज अ ह्यूमन बींग प्रेजेंट कर दिया कि तुम्हारी ब्रीथ। इन दैट केस वी विल गो विद पर्सोनिफिकेशन, किसके साथ जाएंगे, पर्सोनिफिकेशन के साथ जाएंगे, ऑफ ऑटम्स बीइंग। हाँ, इसके अंदर अगर हमारे पास ए भी ऑप्शन करके आता है तो हम इन दोनों को ही चूज कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एज वेल एज पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड, हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड। अब देखो इसमें भी हमारे पास क्या हो गया, ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड। डिसऑनर को तो इसने खड़ा कर दिया है, ऑनर को इसने जमीन में गाड़ दिया है, तो हमारे पास ऑनर और डिसऑनर क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हो गए। तो हम चले जाएंगे किसके साथ, ऑक्सीमोरॉन के साथ। किसके साथ जाएंगे, ऑक्सीमोरॉन के साथ। ठीक है, बाकी जो सेंटेंसेस में जो ऑप्शंस दिए होते हैं, यू हैव टू गो विद दैम ऑल्सो। क्या लिखा हुआ था, ओनोमेटोपेया रिलेटेड टू साउंड, पर्सोनिफिकेशन व्हेनेवर अ लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग इज रिप्रेजेंटेड एज द लिविंग विंग, ओके, and apostrophe whenever we are going to address someone, in that case we use apostrophe। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बच गया, ए बच गया। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड एपोस्ट्रोफी। देखो बार बार आ रहा है, तो एपोस्ट्रोफी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, लिटरेरी टर्म्स रहता है, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। जो भी इसके क्वेश्चंस के एग्जाम्पल्स बनते हैं, ठीक है, वो एग्जाम्पल्स जो हैं, वेन एवर आई स्टार्ट अ न्यू बैच, इन दैट केस कम से कम 20 से 30, इससे भी ज़्यादा आपको जो है एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, दाई मीन्स योर, चाइल्डहुड इज अ स्विफ्ट पासिंग ड्रीम, द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, आप बिल्कुल अच्छे से समझ ही गए होंगे। एपोस्ट्रोफी मीन्स एड्रेसिंग, इट मीन्स ओ डेथ वेयर इज योर स्टिंग, दाई स्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द यूज ऑफ द वर्ड्स विद ह्यूमरस satirical intention so that the meaning is directly the opposite of what is said। देखो एक हमारे पास तरीका होता है, जब हम क्या कहते हैं कि
बहुत हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित है, हिंदू धर्म में नहीं कह सकते हैं, हमारे घरों में प्रचलित है कि बेटी तू कान कर, बहू मैं तुझे कह रही हूँ। इन दैट केस मीन्स हम बोल बेटी के साथ रहे हैं, लेकिन वो सारे जितने भी ताने हैं, जो सारी बातें हैं, वो हम बहू को कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि विद ह्यूमरस सैटरिकल, सैटरिकल होता है व्यंग्य करना, ठीक है, व्यंग्य हम कर रहे होते हैं, सैटरिकल इंटेंशन होती है वहाँ पे, सो दैट द मीनिंग इज डायरेक्टली द अपोजिट ऑफ व्हाट इज सेड। जो हम कह रहे हैं मीनिंग उसका बिल्कुल अपोजिट होगा, ठीक है। इन दैट केस वी आर गोइंग विद आयरनी, तो हम उसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, आयरनी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आयरनी का, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो होते हैं आयरनी से आइडेंटिफाई करने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो इसके जितने भी आपके पास जो हैं एग्जाम्पल्स बने, आप उनको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, वट इज़ अ लिटरेरी मैन और अ राइटर ऑफ लिटरेरी वर्क्स टर्म्ड एज। जो हमारे पास लिटरेरी मैन होते हैं या लिटरेरी वर्क करते हैं, राइटर जो होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लिटरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, लिटरेटर। चलिए नेक्स्ट देखिए, लाइफ इज बट अ टॉकिंग शेडो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे इसने क्या बोला है, लाइफ क्या है, लाइफ और कुछ नहीं बल्कि एक वॉकिंग शेडो है। तो सीधा सीधा कह दिया, अगर हम क्या कहते हैं, बट को हटा देते हैं, लाइफ इज अ टॉकिंग शेडो, लाइफ इज अ वॉकिंग शेडो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई, वॉकिंग शेडो। वॉकिंग शेडो ये हमारे पास किसका है, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है, दैट प्ले इज आई थिंक मैकबेथ, या तो ये मैकबेथ का है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, दूसरा जो इसका प्ले था उस प्ले से ये उठाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो। जब लेडी मैकबेथ होती है उसके बारे में जो है मैकबेथ कहता है, तो ये हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो अब बात आते हैं कि कैसे इसको पहचान करें। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मेटाफर, ठीक है, बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ये। एक होता है हमारे पास मेटाफर और एक होता है हमारे पास सिमिली, ठीक है, एक होता है सिमिली। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सिमिली में हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं जैसे कि एज, लाइक, ठीक है, तो उसमें हम कह देते हैं कि उस जैसा है, ठीक है, जैसा है उस तरह है, तो हो जाएगा हमारे पास सिमिली। लेकिन जब हमने डायरेक्ट ये बोल दिया कि यस यू आर दिस, ठीक है, या यू आर दैट, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं कि सीधा ही उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप यही हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या रहता है, मेटाफर रहता है। क्या रहता है, मेटाफर रहता है। इसने ये नहीं कहा लाइफ इज लाइक अ टॉकिंग वॉकिंग शेडो, इसने ये नहीं कहा लाइफ इज लाइक अ वॉकिंग शेडो, वॉकिंग शेडो की तरह नहीं है, लाइफ इज अ वॉकिंग शेडो, लाइफ वॉकिंग शेडो है। तो इन दैट केस वी आर गोइंग विद मेटाफर। बहुत ह्यूज डिफरेंस है ये सिमिली और मेटाफर में, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आई होप इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए, द स्नेक्स आर हिसिंग एंड द बीज आर बजिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, साउंड की बात आ रही है। स्नेक क्या कर रहे हैं, हिसिंग कर रहे हैं, बीज क्या कर रही हैं, बजिंग कर रही हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट साउंड, इन दैट केस वी विल गो विद ओनोमेटोपोइया, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या आती है, साउंड आती है। अगर आपको इसकी डेफिनेशन सुननी है तो ध्यान से सुनिए, द यूज ऑफ वर्ड्स सच एज pop, hiss or booing or mewing or buzzing or hissing associated with the sound or related to onomatopoeia, ठीक है। चलिए, a lie has no legs, अ लाई हैज़ नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते। ये तो हम हिंदी में बहुत बार सुनते आए हैं, झूठ के पैर नहीं होते, वो कैसा करता है, उड़ता चलता है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, अब यहाँ पे एक लाई है, लाई को हमने कैसे शो किया है, इस तरीके से कि वो लिविंग बीइंग की तरह बिहेव करे जिसकी लेग्स होती हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। ओनोमेटोपोइया मीन्स, अब देखो यहाँ पे आ गया कि इकोइंग ऑफ सेंस बाय द साउंड, शेप, साइज और मूवमेंट। जब हमारे पास किसी शेप की वजह से, साइज की वजह से, मूवमेंट की वजह से क्या होता है, साउंड आता है, सेंस मिलती है हमें इको की, इन दैट केस ओनोमेटोपोइया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सोक्रेटिक आयरनी इज रिटेंशन टू। सोक्रेटिक आयरनी जो है वो किससे रिलेटेड थी, इग्नोरेंस इन प्लेस ऑफ नॉलेज, एडमिरेशन इन प्लेस ऑफ कॉन्टेम्प्ट, अफेक्शन इन प्लेस ऑफ डिसगस्ट। तो हमारे पास इसमें रहेगा इग्नोरेंस इन प्लेस ऑफ नॉलेज, इग्नोलेज की जगह इग्नोरेंस को जो है रिटेंशन दिया है सोक्रेटिक आयरनी में। नेक्स्ट देखिए, लव इज ब्लाइंड, ये भी हमारे पास किसका हो गया, लव इज ब्लाइंड पर्सोनिफिकेशन का हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, लव इज ब्लाइंड, प्यार क्या है, अंधा है, लव क्या है, एक फीलिंग है,
इट इज़ नॉट अ ह्यूमन बींग, ठीक है, बट वी हैव रिप्रेजेंटेड इट एज अ ह्यूमन बींग. इन दैट केस personification is there. How happy is he here? How happy is he here? How h, happy h, he h, here h. In this sentence the repetitions of consonants is there. तो जब हमारे पास repetitions होती हैं consonants की तो वहाँ पे क्या होता है, alliteration होता है. yes, vowels की जो होती हैं repetition उसमें भी alliteration होता है. उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं. एक होता है consonants और एक हमारे पास हो जाता है एसोनेंस भी कह देते हैं इसको, एजोनेंस. ठीक है, तो जब हमारे पास किसका होता है, वोवल का रेपिटेशंस होते हैं तो हमारे पास एजोनेंस, और जब कॉन्सोनेंट्स की रेपिटेशंस होती हैं तो वहाँ पे कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, तो ये रहेगा एलिट्रेशन. हाउ हैप्पी इज ही हियर, रघुपति राघव राजा राम. ठीक है, अनुप्रास अलंकार. द विश इज फादर टू द थॉट. द विश इज फादर टू द थॉट. ये हेनरी फोर्थ पार्ट 2 है भाई. ठीक है, विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ हेनरी फोर्थ पार्ट 2 है. और इसमें इसने क्या बोला है कि द विश इज फादर. विश क्या है, एक फादर है. ठीक है, टू द थॉट, किसके लिए, थॉट के लिए. तो यहाँ पे हमारे पास विश को हमने ह्यूमन बींग की तरह रिप्रेजेंट किया है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया. ठीक है, देखो एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. मेटाफर में और पर्सोनिफिकेशन में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है. मेटाफर में हम क्या करते हैं, कोई भी एक ऐसी नॉन लिविंग थिंग होती है उसको हम क्या कर देते हैं, लिविंग थिंग्स में बताते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा कि जो लिविंग थिंग होती है उसको हम कह देते हैं कि दिस इज, यू आर दिस एंड शी इज़ दिस. जैसे कि हम क्या कहते हैं, शी इज़ मून, शी इज़ मून. तो वो हमने क्या कर दिया, एक लिविंग बीइंग को किसी नॉन लिविंग थिंग के तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, तो उसमें मेटाफर हम ले लेते हैं. ठीक है, और यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग को हम क्या करते हैं, लिविंग थिंग की तरह रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये बात आपने ध्यान से देखनी है. या फिर आप ऐसे थोड़ा समझ लीजिए मेटाफर को, द कंपैरिजन ऑफ वन थिंग टू अनदर दैट डज नॉट यूज द टर्म. ठीक है, लाइक और एज, जिसमें लाइक और एज यूज नहीं होता है. ठीक है, और बस मैं यही चीज़ बताना चाहूँगी आपको. और बाकी जो है आगे कभी जब बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे लिटरेरी टर्म्स को तब हम इसको स्टडी कर लेंगे. ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये आप देखिए इसके अंदर एक और हमारे पास नया क्वेश्चन आ गया. ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इसमें हमारे पास क्या रहेगा, एपोस्ट्रोफी रहेगा. ठीक है, एपोस्ट्रोफी. जब रिपीटिशंस ऑफ वर्ड्स होती हैं और साथ में एड्रेसिंग भी होती है तब हम एपोस्ट्रोफी के साथ जाएंगे. लेकिन आगे एक ऐसा क्वेश्चन में डाला हुआ है जिसके अंदर ब्रेक 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 के साथ आगे पूरी लाइन को जो है लिखा हुआ है. इन दैट केस वी विल गो विद अनदर लिटरेरी टर्म. वो कौन सा होगा हम आगे देखेंगे. आई लव्ड ओफिलिया. 40,000 brothers could not with all their quantity of love make up the sum. मैं ओफिलिया से इतना प्यार करता हूँ जितना कि इसके अगर 10,000 भाई मिलकर के भी उस क्वांटिटी को, प्यार की क्वांटिटी को पूरा करेंगे तब भी वो बराबर नहीं आएगा. तो ये बढ़ा चढ़ा के बात हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात हो गई. ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, हाइपरबली हो गया. और ये जो है शेक्सपियर का हैमलेट जो प्ले है उसके अंदर से ये क्योट ली हुई है, जिसमें हैमलेट जो है ओफिलिया के बारे में बोलता है. ठीक है, आई लव्ड ओफिलिया. नेक्स्ट देखिए, व्हाट आई मीन बाय सिनकडकी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिनकडकी क्या होता है, जब किसी पार्ट को एज अ होल रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, उसको हम कहते हैं सिनकडकी. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अ पार्ट ऑफ समथिंग यूज टू सिग्निफाई द होल. एक पार्ट को हम क्या करते हैं, पूरे होल के रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं. एक तो ये हो गया हमारे पास. आगे क्या लिखा है, द होल ऑफ समथिंग यूज टू सिग्निफाई अ पार्ट. ये इसका अपोजिट हो गया, तो ये नहीं रहेगा. फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया. अगर आपको इसकी डेफिनेशन सुननी है तो ध्यान से सुनिए. A form of metonymy in which a part of an entity is used to refer to the whole. For example, my wheels. I went on my wheels. तो इसका मतलब क्या हो गया, I went by riding in a car. तो हम कार को वहाँ पे व्हील्स की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं. 1,000 hands were helping to the king. तो उसमें क्या हो गया, 1,000 hands मतलब कि वहाँ पे लोगों के बारे में बात हो रही है कि 1,000 heads लिख देंगे या फिर 1,000 heads were helping the king. तो वो क्या हो गया, वहाँ पे heads मतलब persons की बात हो रही है कि 1,000 people वहाँ पे उसकी हेल्प कर रहे थे. तो पूरा एक पार्ट को हमने क्या कर दिया, एज अ होल रिप्रेजेंट कर दिया. इन दैट केस वी आर टॉकिंग अबाउट सिनकडकी.
नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिनोट द यूज ऑफ वन टर्म टू मीन अनदर with which it has been closely associated as the crown। ये भी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इसमें क्या बोला है इसने, पहले ध्यान से सुन लेंगे क्योंकि चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी टर्म को सीधा हम ये नहीं कर सकते कि 4 ऑप्शन देके 4 ऑप्शन में से कौन सा फिट बैठेगा उसको हम देख करके सीधा टिक कर देते हैं। हाँ, एक तरीका ये हो सकता है कि चारों ऑप्शन को आपने क्या करना है, एक बार उसको स्टडी कर लो। चारों ऑप्शन से आप निकाल जरूर सकते हो। जैसे कि इसमें एज लाइक टर्म नहीं आई है तो सिमिली नहीं है, किसी को इसने एज अ ह्यूमन बींग रिप्रेजेंट नहीं किया है तो पर्सोनिफिकेशन नहीं है, हाइपरबली नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कोई बात नहीं कही गई है। तो इसमें क्या रहा कि मिटोनिमी रहा। क्या रहा? मिटोनिमी। व्हाट इज द टर्म यूज टू डिनोट द यूज वन टर्म टू मीन अनदर, एक टर्म से हम दूसरी टर्म को रिप्रेजेंट करें विद विच इट हैज बिकम क्लोजली एसोसिएटेड। ये क्या होती है, एक टर्म से दूसरी टर्म जो होती है बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड होती है, स्पेशली द किंग, द क्राउन, ठीक है। तो जो लग्जरियस होता है उससे रिलेटेड हमारे पास ये रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटोनिमी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेटोनिमी कहते हैं। तो इसको अगर मैं समझाना चाहूँ, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन टर्म फॉर अनदर, द सब्स्टिट्यूशन, मैं यहाँ पे सिर्फ बोल रही हूँ, अगर इफ़ यू आर गोइंग टू राइट देन यू आर फ्री टू राइट। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन टर्म फॉर अनदर दैट जनरली इज एसोसिएटेड विद इट। जनरली वो क्या होती है, उससे रिलेटेड होती है, एसोसिएटेड होती है। जैसे कि हमने क्या कर दिया, ये वर्ड यूज किया सूट्स, ठीक है। ये सूट्स हमारे पास क्या रहता है, ये बिजनेसमैन के लिए हम यूज करते हैं। तो बिजनेसमैन की जगह हमने क्या यूज कर दिया, सूट्स यूज कर दिया, तो उसमें क्या आ गया, मेटोनिमी आ गया। क्या आ गया? मेटोनिमी आ गया। इस तरीके से आप इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, आप बोर ना हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर बाकी के बचे हुए 25 जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो आपको मैं करा दूंगी। तो जिसने ये वीडियो देख ली है उनके लिए वेरी वेरी थैंक यू, और जिसने नहीं देखी है तो उन तक भी आप पहुँचा दीजिए, शेयर कर दीजिए फटाफट से, ठीक है। आपका एक शेयर हमको बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी बच्चे स्क्रीनिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका रिस्पॉन्स बड़ा कम आता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी वीडियोस अब रिलेटेड टू लिटरेचर में डालूंगी उसमें मुझे काफ़ी अच्छे लाइक्स, अच्छे शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। तो और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर तो आपको करना ही है, और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको जब भी कोई नई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।